हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एवर स्टडी क्लासेस। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइज, आज हम जुड़े हैं इकोनॉमिक्स एंड रिसर्च के क्वेश्चंस डिस्कस करने के लिए। यूजीसी नेट जनवरी 2025 में जो आपका एग्जामिनेशन हुआ था, उसमें इकोनॉमिक्स एंड रिसर्च के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं कॉमर्स एंड मैनेजमेंट स्ट्रीम से, उन सभी क्वेश्चंस को आज के सेशन में आपके साथ डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो अगेन, ये जो सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। फर्दर जो भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, जितने भी हमारे एप्लीकेंट्स है, कैंडिडेट्स तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के लिए, उनके लिए ये सेशन बहुत ही फ्रूटफुल रहने वाला है। तो सेशन में बने रहिए, पार्टिसिपेट करिए, अच्छे से एक्टिव पार्टिसिपेट करिए, मेरे साथ केयरफुली क्वेश्चन को रीड करिए और साथ साथ अपने आंसर्स बताइए। सो बिफोर गेटिंग इनटू द डिस्कशन, एक बार जल्दी से आपको कोर्सेज के बारे में बता देते हैं। जो भी हम स्टूडेंट्स हमारे प्लेटफॉर्म पर नए हैं, तो उनके लिए स्पेशलाइज कोर्स है यूजीसी नेट प्रिपरेशन के लिए। आप इन सभी कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.everstudy.in पर जाकर। कुछ ना समझ में आए तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और हमारी ऐप डाउनलोड कर लीजिए। आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। इन सभी कोर्सेज की डिटेल आपको हमारी ऐप और वेबसाइट दोनों पर मिल जाएगी। सो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है, व्हेन ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर चेंज्ड इन द सेम प्रोपोर्शन इट इज कॉल्ड एज। अपनी प्रोडक्शन के अंदर आप सभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को चेंज कर पा रहे हैं सेम प्रोपोर्शन में, तो ऐसे कॉन्सेप्ट को क्या बोला जाता है? ऑप्शंस आपको गिवन है, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, लॉ ऑफ इक्वल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू फैक्टर, या फिर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। सो ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर चेंज इन द सेम प्रोपोर्शन, यानी कि इनपुट्स की बात की जा रही है। सभी फैक्टर्स यानी कि इनपुट्स, लैंड, लेबर, कैपिटल, ये सब होते हैं हमारे, राइट। सो सभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अगर हमारे चेंज हो रहे हैं सेम प्रोपोर्शन में, तो ऐसे कॉन्सेप्ट को बोला जाता है लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, राइट। अब इक्वल प्रोपोर्शन में चेंज हो रहे हैं, सेम प्रोपोर्शन में चेंज हो रहे हैं, यानी कि इंक्रीज और डिक्रीज अगर हो रहा है और उससे रिजल्टेंट आउटपुट जो आपको मिल रहा है वो भी सेम प्रोपोर्शन में चेंज हो रहा है, इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, तो ऐसे कॉन्सेप्ट को लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल बोलेंगे, लॉ ऑफ इक्वल प्रोपोर्शन भी बोलेंगे। और जब आप सभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को आप चेंज कर पा रहे हैं अपने प्रोडक्शन में, तो ऐसा जो कॉन्सेप्ट है वो प्रिवेल करता है हमारा लॉन्ग रन में, इसीलिए इसे लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन भी बोला जाता है। सो लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल हमारा प्रिवेल करता है लॉन्ग रन में, जहां पे आपके पास सफिशिएंट टाइम पीरियड होता है अपने फैक्टर्स को चेंज करने में, और रिजल्टेंट आउटपुट आपको अकॉर्डिंगली मिलता है। सो अकॉर्डिंगली मिलने का मतलब क्या है कि या फिर आपको इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल मिलता है, या फिर कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल यानी कि लॉ ऑफ इक्वल प्रोपोर्शन, या फिर आपको डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल मिलता है। लेकिन जब अपने सभी फैक्टर्स को चेंज कर पा रहे हैं सेम प्रोपोर्शन में, इट मीन्स कि आप लॉन्ग रन में सफिशिएंट टाइम पीरियड है आपके पास अपने फैक्टर्स को चेंज करने का, तो ऐसे कॉन्सेप्ट को लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल बोला जाता है। अकॉर्डिंगली करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में तो क्या होता है कि हम एक फैक्टर जो है अपना उसको चेंज कर सकते हैं, एक इनपुट को, यानी कि आप अपनी लेबर को चेंज कर पा रहे हैं, और जो बाकी अदर फैक्टर्स हैं वो हमारे कांस्टेंट होते हैं। तो वहां पर हमारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन होता है, और लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन हमारा शॉर्ट रन में प्रिवेल करता है, इसीलिए इसे लॉ शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टोटल प्रोडक्शन इज मैक्सिमम व्हेन, अगेन प्रोडक्शन फंक्शन के टॉपिक से ही है। टोटल प्रोडक्शन इज मैक्सिमम व्हेन, ऑप्शंस आर गिवन, एवरेज प्रोडक्शन इज मैक्सिमम, ऑप्शन 2 मार्जिनल प्रोडक्शन इज मैक्सिमम, ऑप्शन 3 मार्जिनल प्रोडक्शन इज जीरो, एंड ऑप्शन 4 इज एवरेज प्रोडक्शन इज जीरो। सो बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का, और इस बार भी आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल गया ये। टीपी और एपी एंड एमपी के रिलेशनशिप से ये क्वेश्चन आपको पूछा गया, और मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि जब भी रिलेशनशिप्स के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं तो आपको हमेशा क्या करना है, डायग्राम को याद करने की कोशिश करनी है, अपने सामने इमेज लेके आनी है कि किस तरीके का डायग्राम हम बनाते हैं इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप में। सो यहाँ पर देखिए आपके सामने मैंने डायग्राम यहाँ पे प्रेजेंट किया है। ये हमारा टीपी हो गया, ये एपी है और ये एमपी है, ठीक है। अब आपसे पूछा गया है कि टीपी जब मैक्सिमम है तो ऐसे केस में एपी और एमपी कैसे रिएक्ट करेंगे। सो यहाँ पर देखिए एपी मैक्सिमम है, मार्जिनल प्रोडक्ट मैक्सिमम है, मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो है, या फिर एवरेज प्रोडक्ट जीरो है। तो यहाँ पर देखिए टीपी जब मैक्सिमम है, यहाँ पर हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो है। सो ये वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्टली हमारा प्रेजेंट कर रहा है, करेक्टली जस्टिफाई कर रहा है टीपी और एमपी के रिलेशनशिप को, राइट। टीपी जब मैक्सिमम है, एमपी हमारा जीरो है। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन नंबर 3। बाकी देख लीजिए हमारे पास रिलेशनशिप और भी बनते हैं, ठीक है, लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मैथ्स द फॉलोइंग बेस्ड क्वेश्चन है, दो लिस्ट आपको गिवन है। लिस्ट 1 में आपको हायर इंडिफरेंस कर्व, कॉन्वेक्स इंडिफरेंस कर्व, प्राइस लाइन और इंडिफरेंस कर्व,
सो तीन जो टर्म्स हैं वो तो हमारी इंडिफरेंस कर्व से रिलेटेड है, हायर इंडिफरेंस कर्व, कॉन्वेक्स इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस कर्व, राइट। और यहाँ पर आपको लिस्ट टू में उनकी एक्सप्लेनेशन गिवन है, हायर सेटिस्फेक्शन, डिमिनिशिंग मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, सेम सेटिस्फेक्शन ऑन द कर्व एंड कांस्टेंट प्राइस रेशियो। सो पहले इंडिफरेंस कर्व की बात कर लेते हैं हम लोग। सो इंडिफरेंस कर्व आपको पता है कैसा होता है, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है, राइट। सो कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है ये, तो ये प्रॉपर्टी हमें यहाँ पर गिवन है कॉन्वेक्स इंडिफरेंस कर्व। सो जो कॉन्वेक्स जो वाली प्रॉपर्टी है इंडिफरेंस कर्व की, उसका रीजन क्या होता है, डिमिनिशिंग मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, डिमिनिशिंग मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन वो रेट बताता है जिस रेट पे हम एक गुड को दूसरे गुड से सब्स्टिट्यूट कर पाते हैं सेम इंडिफरेंस कर्व पर रहने के लिए, राइट। सो कॉन्वेक्स इंडिफरेंस कर्व किसको जस्टिफाई कर रहा है, डिमिनिशिंग मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को। सो बी मैच करेगा हमारा 2 के साथ। सो यहाँ पर तीन ऑप्शंस में हमें B2 के साथ मैच करता हुआ दिख रहा है। सो हम यहाँ पे टिक कर लेते हैं, B2 के साथ मैच करेगा। देन देखिए, हायर इंडिफरेंस कर्व, जितना हायर इंडिफरेंस कर्व होता है, यानी कि इसका मतलब क्या है, उतनी ज्यादा सेटिस्फेक्शन आपको मिल रही है, यानी कि आप ज्यादा अमाउंट ऑफ क्वांटिटी कंज्यूम कर पा रहे हो, ग्रेटर क्वांटिटी आप कंज्यूम कर पा रहे हो गुड्स की, तभी है ना कि उतना ही हायर इंडिफरेंस कर्व होगा और उतनी ही सेटिस्फेक्शन हमारी बढ़ेगी। सो ए मैच करेगा हमारा 1 के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर ए हमारा मैच कर रहा है 1 के साथ। देन उसके बाद है हमारे पास इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, सेम इंडिफरेंस कर्व पे रहने के लिए, ठीक है, कितना अमाउंट ऑफ गुड एक्स आप सेक्रीफाइस कर रहे हो गुड वाई को कंज्यूम करने के लिए, ठीक है ना, सेम, तभी तो हम सेम इंडिफरेंस कर्व पे रहेंगे, राइट। तो इंडिफरेंस कर्व यानी कि सेम सेटिस्फेक्शन ऑन द कर्व, इंडिफरेंस कर्व यही बताता है ना कि आपको सेम सेटिस्फेक्शन मिलेगी। इस तरीके से कॉम्बिनेशन हमारे गुड्स की दे रहा है कि वो सेम सेटिस्फेक्शन हमें देगा गुड्स की, राइट। सो डी मैच करेगा हमारा 3 के साथ, डी मैच कर रहा है यहाँ पे 3 के साथ। देन हमारा रह गया प्राइस लाइन। सो प्राइस लाइन क्या है, एक ऐसी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होती है, प्राइस लाइन क्या है, हमारी ऐसी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है जो आपको बताती है कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स, जहां पर जितने पैसे आपके पास हैं वो सारे स्पेंड आप कर दोगे गुड्स के ऊपर, और वो गुड्स का जो कॉम्बिनेशन है वो इस तरीके से है कि आप एक गुड को दूसरे गुड से सेक्रीफाइस कितने पे कर पा रहे हो, कितने प्राइसेस पे कर पा रहे हो, यानी कि ट्रेड ऑफ बिटवीन द गुड्स होता है ये। जब आप अपनी सभी मनी को स्पेंड कर दोगे और आपको इस तरीके से कॉम्बिनेशंस मिलेंगे कि आप उनको कंज्यूम कर सकते हो बेस्ड ऑन देयर प्राइजेस, तो इसीलिए इसको प्राइस लाइन बोला जाता है एंड उसकी कांस्टेंट प्राइस रेशियो होती है। ठीक है, प्राइस लाइन को बजट लाइन भी बोला जाता है। तो इट रिप्रेजेंट्स अ ट्रेड ऑफ बिटवीन द टू गुड्स एट अ कांस्टेंट प्राइस रेशियो। सो अकॉर्डिंगली यहाँ पर जो हमें करेक्ट मैचिंग मिल रही है वो ऑप्शन 2 प्रोवाइड कर रहा है। सो करेक्ट आंसर हेयर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2। सो अगला क्वेश्चन भी यहाँ पर मैच द फॉलोइंग बेस्ड है। लिस्ट 1 में आपको इकोनॉमिस्ट गिवन है और लिस्ट 2 में कंट्रीब्यूशन गिवन है। आपको बताना है कि पर्टिकुलर इकोनॉमिस्ट ने कौन सा कॉन्सेप्ट कंट्रीब्यूट किया है इकोनॉमिक्स में, या कौन से कॉन्सेप्ट से एसोसिएटेड है। सो नंबर 1 आपको गिवन है एडम स्मिथ, देन एल्फ्रेड मार्शल, J.R. हिक्स एंड वेस्ले लियोंटिफ। सो प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स जो है हमारे एल्फ्रेड मार्शल से एसोसिएटेड हैं। उन्होंने इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट दिया था, कंज्यूमर सरप्लस का कॉन्सेप्ट दिया, मार्जिन यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट किया, तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट, बहुत सारे प्रिंसिपल्स जो हैं इन्होंने इंट्रोड्यूस किए थे, पब्लिश किए थे 1980 में। सो एल्फ्रेड मार्शल एसोसिएटेड है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स से। एडम स्मिथ ने बात की थी वेल्थ ऑफ नेशंस की, और वेल्थ ऑफ नेशंस में क्लासिकल इकोनॉमिक्स के ऊपर उन्होंने, इकोनॉमिक्स के ऊपर एम्फेसाइज किया था, जिसमें उन्होंने इनविजिबल हैंड्स और फ्री मार्केट की बात की थी। ठीक है, 1776 में उन्होंने वेल्थ ऑफ नेशंस पब्लिश किया था, 1776 में इस कॉन्सेप्ट को। सो एल्फ्रेड मार्शल एसोसिएटेड है यहाँ पर वेल्थ ऑफ नेशंस के साथ। देन बात करते हैं J.R. हिक्स की। सो J.R. हिक्स जो है एसोसिएटेड है वैल्यू एंड कैपिटल के साथ। इन्होंने इक्विलिब्रियम, जनरल इक्विलिब्रियम थियरी दी थी और वेलफेयर इकोनॉमिक्स की बात भी की थी, वेलफेयर इकोनॉमिक्स की बात की थी इन्होंने। ठीक है, 1939 में, राइट। सो J.R. हिक्स है वैल्यू एंड कैपिटल के साथ एसोसिएटेड। लास्ट रह जाते हैं हमारे पास वेस्ले लियोंटिफ। सो इन्होंने बात की थी इनपुट आउटपुट इकोनॉमिक्स की, कि कैसे इंटरडिपेंडेंसी है डिफरेंट इंडस्ट्रीज की विद इन एन इकोनॉमी, उसकी बात की थी। तो डी मैच करेगा 4 के साथ। सो अकॉर्डिंगली यहाँ पे करेक्ट मैचिंग ऑप्शन 3 हमें दे रहा है, A to 3, B1, C2 के साथ मैच हो रहा है और D4 के साथ। ठीक है ना, तो ये इकोनॉमिस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन था। सो एक दो क्वेश्चंस आपको ऐसे देखने को मिल जाते हैं जहां पर आपको इकोनॉमिस्ट गिवन होते हैं और पूछा जाता है कि कौन सा कॉन्सेप्ट इन्होंने कंट्रीब्यूट किया, कौन से कॉन्सेप्ट से ये एसोसिएटेड है। सो ये सभी आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। सो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। व्हेन द प्राइस ऑफ गुड एक्स राइजेस द डिमांड फॉर सब्स्टिट्यूट गुड वाई विल बी। अगेन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और इनफैक्ट अभी तक जितने भी क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही स्ट्रेट वे क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं, कुछ भी ऐसा डिफिकल्ट देखने को नहीं मिला, और सभी कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से बार बार पढ़े गए हैं,
है ना। सेशंस में भी हमने डिस्कस किए, जब एमसीक्यू सीरीज हमने करी तब भी उसमें डिस्कस किए, क्लास में भी बहुत अच्छे से कवर अप किया हुआ है हमने, तो ऐसा कुछ डिफिकल्ट देखने को नहीं मिला हमें। सो इस क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हेन प्राइस ऑफ गुड एक्स राइजेस, डिमांड ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड वाई विल बी। तो डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी सब्स्टिट्यूट गुड की। अगर कोका कोला के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, कोका कोला के प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो क्या होगा, पेप्सी की डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि पेप्सी उसका सब्स्टिट्यूट है। सो यहाँ पर क्या आएगा आंसर हमारा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, व्हेन द प्राइस ऑफ गुड एक्स राइजेस, द डिमांड फॉर सब्स्टिट्यूट गुड वाई विल बी राइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एजम्पशंस ऑफ ऑलिगोपोली। ऑलिगोपोली की एजम्पशन से रिलेटेड यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। सो कुछ एजम्पशंस यहाँ पर गिवन है, आपको बताना है कि ऑलिगोपोली की एजम्पशंस कौन सी यहाँ पे। सो नंबर 1, वन सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। सो केयरफुली रीड करना है और पढ़ते ही पता चल जाना चाहिए कि क्या ये एजम्पशन है या नहीं ऑलिगोपोली की। सो वन सेलर, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, सो ये तो मोनोपोली है, एक सेलर है और बहुत सारे बायर्स हैं, तो ये तो मोनोपोली का कॉन्सेप्ट है, सो ये तो नहीं है assumption। नेक्स्ट है अ फ्यू सेलर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। सो ये ठीक है बिल्कुल, फ्यू सेलर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, हम बात करते हैं ना फ्यू बिग सेलर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, सो दिस इज द बेसिक assumption ऑफ ऑलिगोपोली, तो ये ट्रू है। नेक्स्ट इज लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, दिस इज नॉट द assumption ऑफ ऑलिगोपोली, बिकॉज ये किसका assumption है, परफेक्ट कंपटीशन की। नेक्स्ट, एंट्री ऑफ न्यू सेलर इज रिस्ट्रिक्टेड, ये भी बिल्कुल ठीक है, बैरियर्स होते हैं एंट्री एंड एग्जिट के, जैसे आपने कोई भी स्टार्टअप शुरू करना है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ जाता है। सो गवर्नमेंट की बहुत सारी रेगुलेशंस होती हैं विच मेक डिफिकल्ट फॉर द न्यू फर्म्स टू एंट्री, है ना। सो सी बिल्कुल, जो डी है वो भी ट्रू है। एंड फर्म्स इंटरडिपेंडेंसी, ये तो की एजम्पशन है ऑलिगोपोली की, कि ऑलिगोपोली फर्म्स जो होते हैं वो टोटली इंटरडिपेंडेंट होते हैं, एक फर्म के जो एक्शंस हैं वो दूसरे फर्म के एक्शंस को अफेक्ट करते हैं, इसी का मतलब हुआ ना ये फर्म्स इंटरडिपेंडेंस। ठीक है, सो यहाँ पर अकॉर्डिंगली जो करेक्ट एजम्पशंस है ऑलिगोपोली की वो क्या है, बी, डी एंड ई। सो करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन नंबर 4। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स कैन नॉट बी यू शेप, इनमें से कौन सी कर्व्स यू शेप की नहीं होती हैं। Number one, option number one is average variable cost curve. Option two, average fixed cost curve. Option three, average cost curve. And option four, margin cost curve. So again, कर्व से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो अगेन आपके माइंड में ग्राफिकल इमेज आ जानी चाहिए सभी जितने भी कर्व्स हैं सबकी, राइट। सो यहाँ पर देखिए हमारे पास एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ये भी यू शेप है, मार्जिनल कॉस्ट कर्व ये भी हमारी यू शेप है, एवरेज कॉस्ट कर्व वो भी हमारी यू शेप है, लेकिन जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है वो कैसी होती है, वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होती है, राइट। देखिए सिंपली अगर मैं बात करूँ तो फिक्स्ड कॉस्ट कैसी है, फिक्स्ड कॉस्ट कैसी होती है, इट रिमेन्स कांस्टेंट रिगार्डलेस ऑफ आउटपुट, जितना मर्जी आउटपुट है फिक्स्ड कॉस्ट तो हमने उतनी ही पे करनी है। और एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या हो जाएगा, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, मतलब पर यूनिट कॉस्ट हो जाएगी। अब जैसे जैसे आउटपुट हमारा बढ़ेगा तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट तो हमारी डिक्रीज होगी ना, क्योंकि पर यूनिट है, तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट तो हमारी कंटिन्यूसली डिक्रीज डिक्रीज करेंगे एंड फॉर्मिंग अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बन रहा है हमारा। बट आप यहाँ पे देखिए इट नेवर राइजिंग अगेन, बढ़ेगी नहीं ये, तो विच रूल्स आउट द यू शेप, तो इसलिए यू शेप नहीं है, इसकी शेप को हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। लेकिन और बाकी जो जितनी भी कर्व्स हैं हमारी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट कर्व, मार्जिनल कॉस्ट कर्व, ये सभी हमारी यू शेप फॉर्म करती हैं बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। सो यहाँ पर आपको 4 स्टेटमेंट्स गिवन है और आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी होगी। सो नंबर 1, अ फर्म अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन इज इन इक्विलिब्रियम वेयर AR इज इक्वल टू MR। अ फर्म अंडर मोनोपोली is in equilibrium where TR is equal to MR. Next statement, a firm under monopolistic competition is in equilibrium where AC is equal to MC. And fourth statement is a firm under oligopoly is in equilibrium where MR is equal to MC. सो अगेन मार्केट कंपटीशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, चारों कॉम्पिटिशन्स की यहाँ पर बात की गई है, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ऑलिगोपोली। एक कॉमन चीज इन स्टेटमेंट्स में क्या है कि आपको फर्म्स की इक्विलिब्रियम कंडीशन यहाँ पर पूछी गई है सभी कॉम्पिटिशन्स के अंदर, है ना। यहाँ पे फर्स्ट में भी देखिए फर्म की इक्विलिब्रियम की बात हो रही है, सो फर्म्स की इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात की गई है सभी कॉम्पिटिशन्स में, लेकिन आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, यानी कि कौन से कॉम्पिटिशन में बिल्कुल सही इक्विलिब्रियम कंडीशन बताई गई है। सो आपको पता होना चाहिए कि फर्म्स की इक्विलिब्रियम कंडीशन की जब भी बात होती है तो हम किस कंडीशन की बात करते हैं, MR MC, यानी कि MR इज इक्वल टू MC एंड MC कट्स MR फ्रॉम बिलो, ये हमारी असेंशियल कंडीशन होती है फर्म्स की इक्विलिब्रियम की, राइट। अब फर्स्ट स्टेटमेंट में देखिए
फर्म अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन इज इन इक्विलिब्रियम बोला हुआ है, AR इज इक्वल टू MR, तो ये तो बिल्कुल सही नहीं है ना, क्योंकि MRMC अप्रोच होती है हमारी। तो अगेन मोनोपोली में भी TR MR बताया गया, नहीं जी MRMC अप्रोच यूज करते हैं। मोनोपोलिस्टिक में भी ACMC की बात की गई है, नहीं जी हम तो MRMC अप्रोच यूज करते हैं। अब ऑलिगोपॉली में MRMC के इक्वल बताया गया है, सो यहाँ पर ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। हम MRMC के थ्रू ही फर्म्स की इक्विलिब्रियम कंडीशन को जस्टिफाई करते हैं। सो करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन नंबर 4। सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया क्वेश्चन, ठीक है ना। सो यहाँ पर थोड़ा सा कुछ आपको लग सकता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, बट अगर कंडीशंस क्लियर हैं, assumptions क्लियर हैं, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, तो बहुत इजीली आप इसको अटेम्प्ट कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट रिलेटेड टू ऑलिगोपॉली मार्केट, इनमें से कौन से इकोनॉमिस्ट जो है वो ऑलिगोपॉली मार्केट से एसोसिएटेड नहीं है? पॉल एम स्वीजी, ऑलिगोपॉली मार्केट थ्योरी, किंग डिमांड कर्व की बात की थी इन्होंने, ऑगस्टिन कॉर्टन ने भी इंट्रोड्यूस किया था कॉर्टन मॉडल, और हॉलैंड हिच ने प्राइस लीडरशिप मॉडल की बात की थी, फुल कॉस्ट प्राइसिंग थ्योरी की बात करी। तो ये तीनों जो है ऑलिगोपॉली मार्केट थ्योरी से एसोसिएटेड है। जेके गेलब्रेथ जो है इन्होंने कुछ इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमिक पावर, इन सब में कॉन्सेप्ट्स में अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन 4, जेके गेलब्रेथ इज नॉट रिलेटेड टू ऑलिगोपॉली मार्केट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टोटल कॉस्ट कर्व एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व रिफ्लेक्ट्स ऑप्शन 1 द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, ऑप्शन 2 द एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट at each level of output, option 3 the marginal cost at each level of output, and option 4 the average variable cost at each level of output। अब आपको पता है जो टोटल कॉस्ट है इट इज द समेशन ऑफ टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, और इसका डायग्राम भी हमने बहुत अच्छे से किया हुआ है। इस तरीके से हमारी टोटल कॉस्ट होती है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हमारी सेम रहती है एंड ऑल द लेवल ऑफ आउटपुट, और टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमारी वेरी करती है। अब जो डिफरेंस है टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट में, इट इज इक्वल टू द TFC। और यहाँ पे भी देखिए जो वर्टिकल डिस्टेंस है डिफरेंस बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट, इट इज टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, है ना। इट इज अ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट विच रिप्रेजेंट्स दैट द फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट रिगार्डलेस कि आपका प्रोडक्शन वॉल्यूम कितना है। ये इक्वेशन हम पढ़ते हैं ना, टोटल कॉस्ट इज अ समेशन ऑफ TVC एंड TFC, और उसका वर्टिकल डिस्टेंस इज द TFC। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कर्व, राइट। अब यहाँ पे क्वेश्चन में जो ऑप्शंस गिवन है उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन 2 अगर हम देखें तो वहाँ पे एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है। वैसे तो हमारा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आना चाहिए था, लेकिन अब एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग जो चलना है तो हमें ऑप्शन 2 को करेक्ट करना पड़ेगा यहाँ पे, राइट। सो वर्टिकल डिस्टेंस बस आपको याद रखना है, वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन TC एंड TVC इज द TFC। लेकिन वही है ना, अगर हम देखें ऑप्शंस के अकॉर्डिंग तो ऑप्शन 2 पर हम जाएंगे यहाँ पर, ठीक है जी। अगले सवाल पर आते हैं। मैच द फॉलोइंग बेस्ड है। लिस्ट 1 में आपको इलास्टिसिटी के कॉन्सेप्ट्स गिवन है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड एंड परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। और लिस्ट 2 में इनकी आपको मीनिंग गिवन है, डिस्क्रिप्शन गिवन है। सो चलते हैं, फर्स्ट पढ़ते हैं, डिमांड रिमेन्स अनचेंज रिगार्डलेस ऑफ प्राइस चेंज। हमारा डिमांड चेंज नहीं होगा, प्राइस जितने मर्जी से चेंज हो रहा है। प्राइस अगर सॉल्ट का जितना मर्जी से बढ़ रहा है या जितना मर्जी बढ़ रहा है, लेकिन डिमांड चेंज नहीं होगी, क्योंकि सब्जी में जितना नमक आप यूज करते हो उतना ही आप यूज करोगे। ऐसा नहीं है कि नमक का प्राइस अगर कम हो जाएगा तो ज्यादा नमक खाना शुरू कर दोगे सब्जी में। तो ऐसा कौन कहता है? परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। इस तरीके से बनता है ना, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, डिमांड उतनी ही रहेगी प्राइस जितना मर्जी हो। सो सी हमारा मैच करेगा 1 के साथ, ठीक है। सो ऑप्शन 3 और 4 में सी 1 के साथ मैच हो रहा है, 1 और 2 को तो आप काट दीजिए। नेक्स्ट, कैलकुलेटेड एज अ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, सो दिस इज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, है ना। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या कहता है कि प्राइस में जितना चेंज आएगा उससे कितना परसेंटेज चेंज क्वांटिटी डिमांडेड में आ रहा है, तो इसे हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। तो ए हमारा मैच करेगा 2 के साथ, सो ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट देखता हुआ हमें मिलता हुआ लग रहा है। नेक्स्ट, अ मेजर ऑफ हाउ डिमांड चेंजेस इन रिस्पॉन्स टू द चेंज इन कंज्यूमर्स इनकम। कंज्यूमर की इनकम में चेंज आने से डिमांड किस तरीके से चेंज कर रही है, इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सो B3 के साथ मैच करेगा। एंड देन डिमांड ड्रॉप्स टू जीरो विद इवन द स्लाइटेस्ट इंक्रीज इन प्राइस, जरा सा प्राइस में अगर चेंज आता है तो हमारी डिमांड जो है वो जीरो हो जाएगी। तो वैसे डिमांड इनफाइनाइट है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, यानी कि डी मैच करेगा 4 के साथ। सो करेक्ट आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन बहुत ही फेवरेट टॉपिक एग्जामिनर का, इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज, उससे रिलेटेड यहाँ पर स्टेटमेंट्स आपको गिवन है और आपको बताना है कि कौन सी ट्रू है। नंबर 1, द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स द मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन द टू गुड्स, बिल्कुल ठीक है। जो स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व है वो हमें क्या बताता है? मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन रेट बताता है बिटवीन टू गुड्स। नंबर 2, इंडिफरेंस कर्व इन केस ऑफ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट इज स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव स्लोप, ये गलत है, स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप होता है।
नेक्स्ट, टू इंडिफरेंस कर्व इंटरसेक्ट विद ईच अदर इन केस ऑफ परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में एल शेप होता है। देन इंडिफरेंस कर्व इंटरसेक्ट विद ईच अदर एट देयर मिड पॉइंट, ये गलत है, इंडिफरेंस कर्व कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। एंड लास्ट इज इन केस ऑफ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट द इंडिफरेंस कर्व्स आर लीनियर, ये ठीक है। सो ए एंड ई जो है हमारे पास यहाँ पे स्टेटमेंट्स इंडिफरेंस कर्व की ट्रू है, बाकी इनकरेक्ट है। सो करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर 1। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। सो गाइज अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए वो इकोनॉमिक्स टॉपिक से रिलेटेड थे। कॉमर्स एंड मैनेजमेंट में जितने भी क्वेश्चंस आपको इकोनॉमिक्स टॉपिक से रिलेटेड पूछे गए थे वो सभी हमने आपके साथ डिस्कस कर लिए। अब फर्दर जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब रिसर्च टॉपिक से रिलेटेड हैं, कॉमर्स और मैनेजमेंट में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपसे। सो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कौन से कॉन्सेप्ट की बात यहाँ पर की गई है? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एरर, है ना। यानी कि जो मेरा सैंपल स्टैटिस्टिक है, मान लो मीन जो है वो मेरे पॉपुलेशन पैरामीटर से कितना डेविएट कर रहा है, कितना वेरिएबल है, कितना डिस्पर्स कर रहा है, ऐसे कॉन्सेप्ट को बोला जाता है स्टैंडर्ड एरर। ठीक है, और किस तरीके से हम निकालते हैं स्टैंडर्ड एरर जो है? पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ सैंपल साइज, राइट। और अगर हम सैम्पलिंग एरर की बात करें, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ना वो सैम्पलिंग एरर और स्टैंडर्ड एरर के कॉन्सेप्ट को लेके कंफ्यूज होते हैं। तो एक बार थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देती हूँ यहाँ पे। देखो सैम्पलिंग एरर क्या है? इट इज द डिफरेंस बिटवीन सैंपल स्टैटिस्टिक एंड द पॉपुलेशन पैरामीटर। ठीक है, इनके डिफरेंस को हम ये बोलते हैं। लेकिन जब हमें मेजर करना है वेरिएबिलिटी की सैंपल स्टैटिस्टिक मेरे पॉपुलेशन पैरामीटर से कितना डेविएट कर रहा है अक्रॉस डिफरेंट सैंपल्स फ्रॉम द सेम पॉपुलेशन से जो मेरा सैंपल स्टैटिस्टिक है, डिफरेंट सैंपल्स का हमने देखना कितना डेविएट कर रहा है, ऐसे कॉन्सेप्ट को स्टैंडर्ड एरर बोला जाता है। सो उसकी वेरिएबिलिटी को जब हम मेजर करेंगे तो वो स्टैंडर्ड एरर है। और सिंपली जब हम डिफरेंस देखते हैं सैंपल स्टैटिस्टिक और टू पॉपुलेशन पैरामीटर के बीच में, वो सैम्पलिंग एरर है। अब सैम्पलिंग एरर जो है उसके किस वजह से होता है? वो हमने जो सैंपल पिक किया है, इंटायर पॉपुलेशन तो पिक नहीं कर सकते ना। सो सैंपल जो हमने पिक किया उसकी वजह से जो एरर हमारा देखने को मिल रहा है वो सैम्पलिंग एरर है। और स्टैंडर्ड एरर जो है वो नेचुरल वेरिएशंस जो सैंपल सिलेक्शन में हो रहे हैं, ठीक है ना, जो नेचुरल वेरिएशंस है इन डिफरेंट सैंपल सिलेक्शंस, वो हमारा क्या होता है? स्टैंडर्ड एरर का कॉज होता है। अब देखिए सैम्पलिंग एरर को हम प्रिसाइजली कंप्यूट नहीं कर सकते, कैलकुलेट नहीं कर सकते, एस्टिमेट कर सकते हैं सिर्फ उसको। लेकिन स्टैंडर्ड एरर को हम फॉर्मूला से आप उसको कंप्यूट कर सकते हो, मेजर कर सकते हो, है ना। और फॉर्मूला मैंने बता दिया, ये फॉर्मूला होता है। सो आई होप सैम्पलिंग एरर और स्टैंडर्ड एरर का डिफरेंस जो है यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन के थ्रू क्लियर हो गया। वैसे तो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट आपसे पूछा गया था इस क्वेश्चन में, बट मैंने यहाँ पर कोशिश की है कि आपको एक बार सैम्पलिंग एरर और स्टैंडर्ड एरर में डिफरेंस बता दूं। इसके अलावा मेजरेबल एरर की बात करें तो मेजरेबल एरर का मतलब है कि ऐसे एरर्स जिनको हम क्वांटिफाई कर सकते हैं स्टैटिस्टिकल और मैथिकल मेथड्स के थ्रू। जैसे रैंडम एरर हो गया, सिस्टमैटिक एरर हो गया, स्टैंडर्ड एरर भी जैसे हमने क्वांटिफाई कर पा रहे हैं, तो जिनको हम मेजर कर सकते हैं वो हमारे कौन से होंगे? मेजरेबल एरर होंगे। और प्रोबेबल एरर क्या होता है? रिलायबिलिटी देखने का काम आता है ना, जब हम कॉरिलेशन कॉफिशिएंट्स की रिलायबिलिटी को मेजर करते हैं, स्टैटिस्टिकल एस्टिमेट्स की रिलायबिलिटी को मेजर करने के काम जो है वो कौन सा होता है? प्रोबेबल एरर, राइट। सो यहाँ पर तो स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा गया था सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में, तो उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड एरर। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अगले सवाल पर आते हैं। मैच द फॉलोइंग बेस्ड है। लिस्ट 1 में आपको कुछ स्टैटिस्टिकल टेस्ट गिवन है और लिस्ट 2 में उनकी एक्सप्लेनेशन गिवन है। सो आपको करेक्टली मैच करना है उनको। सो जी टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, अनोवा और मैन विटने टेस्ट आपको गिवन है। तो यहाँ पर आप देखिए जो जी टेस्ट है और अनोवा ये पैरामेट्रिक टेस्ट है। काई स्क्वायर टेस्ट और मैन विटने टेस्ट ये हमारे नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है। काई स्क्वायर टेस्ट जो है हमारा इन जनरल तो नॉन पैरामेट्रिक होता है, राइट। सो सबसे पहले यहाँ पे हम एक्सप्लेनेशन 1 पढ़ते हैं। टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ द एसोसिएशन बिटवीन टू एट्रीब्यूट्स। सो दो एट्रीब्यूट्स, दो कैटेगोरिकल वेरिएबल्स की एसोसिएशन को आपने टेस्ट करना है। सो ये किसके थ्रू किया जाता है? काई स्क्वायर टेस्ट। काई स्क्वायर एसोसिएशन टेस्ट होता है हमारा, जिसमें आप देखते हैं कि दो कैटेगोरिकल वेरिएबल्स कितने एक दूसरे से एसोसिएटेड है या इंडिपेंडेंट है। सो बी हमारा मैच करेगा 1 के साथ, ठीक है। तो ऑप्शन 2 और 4 में दो जगह पे बी 1 के साथ मैच हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंपेयर द डिफरेंस इन द मीन वैल्यूज ऑफ टू इंडिपेंडेंट सैंपल ग्रुप्स। नॉन पैरामेट्रिक डेटा की बात की गई है, तो अगला हमारा नॉन पैरामेट्रिक डेटा जो है, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट जो वो मैन विटने यू टेस्ट है। सो अगर दो इंडिपेंडेंट सैंपल ग्रुप्स में आपको टेस्टिंग करनी है और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो नहीं कर रहा जो हमारा डेटा है, सो ऐसे केस में आप मैन विटने यू टेस्ट यूज करते हैं। सो डी हमारा मैच करेगा 2 के साथ। सो यहाँ पर देखिए अगेन ऑप्शन 2 और 4 में डी 2 के साथ मैच हो रहा है। चलिए जी कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट,
टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन एवरेज ऑफ टू लार्ज सैंपल साइज ग्रुप्स। पैरामेट्रिक है, सो दो लार्ज सैंपल साइज ग्रुप्स में आपको चेक करना है, या फिर आप चेक करते हैं मीन कंपेयर करना है, जब आपको वेरिएंस भी नोन है, ग्रुप ऑफ वेरिएंस आपको नोन है। सो ऐसे केस में आप यूज करते हैं जी टेस्ट, है ना। जी टेस्ट की कंडीशन ही क्या है कि सैंपल साइज बड़ा होना चाहिए और पॉपुलेशन वेरिएंस नॉन होना चाहिए, और पैरामीट्रिक डेटा बोल दिया तो जी टेस्ट के साथ मैच होगा। सो ए हमारा मैच करेगा 3 के साथ। सो ऑप्शन 2 हमें करेक्ट मैचिंग प्रोवाइड मिलता हुआ लग रहा है। नेक्स्ट है कंपेयर्स द डिफरेंस इन द मीन वैल्यूज ऑफ मोर देन 2 सैंपल ग्रुप। सो दो से ज्यादा सैंपल ग्रुप्स का अगर आपने मीन वैल्यू कंपेयर करने हैं तो ऐसे केस में आप अनोवा यूज करते हैं, तो सी मैच करेगा हमारा 4 के साथ। सो यहाँ पर ऑप्शन 2 बिल्कुल हमें करेक्ट मैचिंग प्रोवाइड कर। Next question, which of the following is a non-probability method of selecting a sample from a population? देखिए अगेन कितना इजी क्वेश्चन है। हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं ना सैम्पलिंग मेथड्स की, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड। सो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड यानी कि एवरी मेंबर हैज एन इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन, लेकिन नॉन प्रोबेबिलिटी यानी कि सब्जेक्टिव जजमेंट होती है रादर देन रैंडम सिलेक्शन, ठीक है ना। हर मेंबर की इक्वल चांस नहीं होते हैं सिलेक्शन के, तो फिर नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड होता है। सो यहाँ पर आपको बताना है कि नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड कौन सा है। सो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग प्रोबेबिलिटी मेथड है, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग प्रोबेबिलिटी मेथड है, क्लस्टर सैम्पलिंग ये भी प्रोबेबिलिटी मेथड है, लेकिन स्नोबॉल सैम्पलिंग जो है ये हमारा नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड है ना। स्नोबॉल सैम्पलिंग यानी कि जो एग्जिस्टिंग पार्टिसिपेंट्स हैं वो बहुत ही रेयरली हमें मिलते हैं, जब हार्ड टू रीच होता है ना कोई ऐसा केस, जब आपने टारगेट पॉपुलेशन पर पहुंचना है, वो जो पॉपुलेशन है वेरी हार्ड टू रीच है। सो ऐसे केस में आप क्या करते हैं, किसी एक पार्टिसिपेंट के पास जाते हैं, रेफरेंस लेते हैं उसकी, फिर अगले के पास जाते हैं, उसी के थ्रू आप किसी और को रिक्रूट करते हो, तो इस तरीके से आपको न्यू पार्टिसिपेंट्स मिलते हैं अपनी टारगेट पॉपुलेशन के अंदर। सो ये हमारा जो है ये नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च डिजाइंस इज द मोस्ट प्रिसाइज वन। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा रिसर्च डिजाइन मोस्ट प्रिसाइज वन। ऑप्शन 1 एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ऑप्शन 2 एक्सप्लोरेटरी, ऑप्शन 3 डायग्नोस्टिक रिसर्च, ऑप्शन 4 डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। सो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए ना जितने भी रिसर्च डिजाइन हैं उनके नॉलेज होना बहुत जरूरी है, आपको सभी क्लियर होने चाहिए सभी रिसर्च डिजाइन। अब मोस्ट प्रिसाइज पूछे तो प्रिसीशन को जब हम रिसर्च में डिफाइन करते हैं ना तो इसका मतलब होता है कि जब आप अपने रिसर्च को सिमिलर कंडीशंस में कंडक्ट कर रहे हैं तो आपको रिपीटेड रिजल्ट्स मिल रहे हैं, सिमिलर रिजल्ट्स आपको मिल रहे हैं, या फिर कह सकते हैं कि आपको कंसिस्टेंसी है आपके रिजल्ट्स में, ठीक है। सो यहाँ पर जो प्रिसाइज नेचर की जो रिसर्च डिजाइन है वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, बिकॉज ऑफ कुछ फीचर्स हैं उसके, क्या क्या, कंट्रोल ओवर वेरिएबल्स, कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को मैनिपुलेट कर पाते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को मैनिपुलेट कर पाते हैं, और बाकी फैक्टर्स को आप कांस्टेंट लेते हैं। अब प्रिसीशन मेंटेन करनी है ना, तभी तो आप कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जस्टिफाई कर पाओगे, ठीक है। और जो रिजल्ट्स हैं वो हमें कैसे मिलेंगे, रिपीटेड नेचर के मिलेंगे। अगर आप सिमिलर कंडीशंस में दोबारा रिसर्च कर रहे हो तो इससे क्या हो रहा है, रिलायबिलिटी मिल रही है। इसीलिए भी जो हमारी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है वो प्रिसाइज नेचर की मानी जाती है। मोर ओवर जो स्टैटिस्टिकल मेथड्स आप लगाते हो वो क्वांटिटेटिव होते हैं, तो जिसकी वजह से बायसनेस और एरर्स जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं, तो इसीलिए भी ये प्रिसाइज नेचर का है। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो उसको प्रिसाइज नेचर का बताते हैं, जो प्रिसीशन वाला फीचर है उसको जस्टिफाई करता है, कि कंट्रोल ओवर वेरिएबल्स, कैजुअलिटी है कि आप कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर पाते हैं, ठीक है। अगर जो रिजल्ट आपका आ रहा है वो सिमिलर कंडीशंस में आपको रिपीट दिखता हुआ मिलता है तो वो रिलायबिलिटी आपकी इंश्योर करती है। क्वांटिटेटिव मेथड्स आप यूज कर रहे हैं तो जिसकी वजह से बायसनेस और एरर्स रिड्यूस हो गए, दैट इज वाई एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो है वो मोर प्रिसाइज नेचर के। बाकियों की भी बात कर लेते हैं। अब एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है वो प्रिसाइज नेचर का नहीं है, बिकॉज यहाँ पर आप प्रीलिमिनरी इनसाइट्स जो वो गैदर कर रहे हैं, किसी डेफिनेटिव कंक्लूजन पे नहीं आ रहे। जब हम पढ़ते हैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च तो उसमें हम यही बात करते हैं, कोई डेफिनेटिव कंक्लूजन हम ड्रॉ नहीं करते हैं। आप सिर्फ क्या कर रहे हैं, आप एक्सप्लोर कर रहे हैं, आप गैदर कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन, न्यू इन्फॉर्मेशन आप गैदर कर रहे हैं, प्रीलिमिनरी इनसाइट्स ले रहे हैं फर्दर रिसर्च करने के लिए। तो यहाँ पर आप क्वालिटेटिव मेथड्स यूज करते हैं जैसे इंटरव्यू मेथड, ऑब्जर्वेशन मेथड, तो वो आपकी रिसर्च को सब्जेक्टिव बना देता है, ठीक है। इसलिए ये प्रिसाइज नेचर का नहीं है। देन डायग्नोस्टिक की बात करें, डायग्नोस्टिक लेस प्रिसाइज है बट प्योरली प्रिसाइज नेचर का नहीं है, बिकॉज यहाँ पर हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम का क्या कॉज है। डायग्नोस करने का मतलब क्या होता है, हम कहते हैं ना कि डायग्नोस कराते हैं हम, टेस्ट करा लो, डायग्नोसिस करा लो इसकी, है ना। जो कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट लेना होता है आपने तो डायग्नोस कराओ पहले। तो हम क्या कहते हैं, किसी भी प्रॉब्लम का कॉज आइडेंटिफाई करना,
बट आप कैजुअल रिलेशनशिप नहीं एस्टेब्लिश करते एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की तरह, राइट? सो ये भी नहीं है। और डिस्क्रिप्टिव, ये भी हमारा प्रिसाइज नेचर का नहीं है, बिकॉज यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है? मैनिपुलेट नहीं कर पाते वेरिएबल्स को, कैजुअल रिलेशनशिप आप डिटरमाइन नहीं करते, जस्ट आप डिस्क्राइब कर रहे हैं पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स को, ठीक है? सो आई होप बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया ये क्वेश्चन। सो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, अरेंज द प्रीफेटरी इन्फॉर्मेशन ऑफ रिपोर्ट राइटिंग इन अ लॉजिकल सीक्वेंस। सो यहाँ पर प्रीफेटरी इन्फॉर्मेशन के कुछ पॉइंट्स गिवन है और आपको उसे लॉजिकल सीक्वेंस में लगाना है। रिपोर्ट राइटिंग आपको पता है कि 3 सेक्शंस में हमारी डिवाइडेड होती है, 3 सेक्शंस में उसको प्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट सेक्शन हमारा होता है फ्रंट सेक्शन, इंट्रोडक्टरी सेक्शन, जिसे प्रीफेटरी इन्फॉर्मेशन बोला जाता है, जहाँ पे आप टाइटल पेज, ऑथराइजेशन स्टेटमेंट, एग्जीक्यूटिव समरी, टेबल ऑफ कंटेंट्स, ये सब चीजें देते हैं। सेकेंड सेक्शन आपका मेन सेक्शन होता है पूरी रिपोर्ट का, जहाँ पर आप इंट्रोडक्शन देते हैं, मेथडोलॉजी आप बताते हैं, रिव्यू ऑफ लिटरेचर होता है, डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद जो आपकी डिस्कशंस, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, कंक्लूजन, वो सब चीज़ें आती हैं। और थर्ड सेक्शन, एंड सेक्शन होता है बिब्लियोग्राफी वाला, रेफरेंसेस वाला। सो यहाँ पर कौन से फेज की बात की है, फर्स्ट फेज की प्रीफेटरी इन्फॉर्मेशन की बात की गई है, और उसे आप लॉजिकल सीक्वेंस में लगाना है। सो यहाँ पर आपको गिना है एग्जीक्यूटिव समरी, ऑथराइजेशन स्टेटमेंट, टाइटल पेज, लेटर ऑफ ट्रांसमिटल, टेबल ऑफ कंटेंट्स, ठीक है? आपको करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है। अब बहुत ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों में ये देखी गई कि मैम टाइटल पेज पहले आता है, राइट? सो यहाँ पे इसकी जस्टिफिकेशन ऑफिशियल आंसर की में जो आंसर हमें गिवन है उसमें लेटर ऑफ ट्रांसमिटल सबसे पहले। सो लेटर ऑफ ट्रांसमिटल हमारा सबसे पहले आएगा, नंबर 1 पे आएगा हमारे सीक्वेंस में, क्योंकि इट इज बेसिकली पर्सनल कम्युनिकेशन टू द रिसिपिएंट, ठीक है? कि आपको रिपोर्ट अपनी प्रेजेंट करनी है, तो ये पर्सनल कम्युनिकेशन, इट इज जस्ट लाइक अ कवर लेटर। ये कवर लेटर की तरह होता है, इसलिए इसे हम नंबर 1 पे रखते हैं, ठीक है? तो लेटर ऑफ ट्रांसमिटल हमारा नंबर 1 पे आएगा, डी सबसे पहले आएगा। ऑप्शन 3 में डी सबसे पहले हमें दिख रहा है। आगे चलिए, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा बनेगा, टाइटल पेज बनेगा। अब टाइटल पेज बनेगा, टाइटल पेज में क्या आता है, आपका रिपोर्ट की टाइटल आती है, ऑथर का नाम आता है, डेट आता है, और जो भी अदर नेसेसरी डिटेल्स आती हैं, ठीक है? तो नंबर 2 पे टाइटल आएगा। देन थर्ड पे हमारा ऑथराइजेशन स्टेटमेंट आएगी, कि हु ऑथराइजेस द रिपोर्ट, किसने ऑथराइज किया है और क्या पर्पस है इस रिपोर्ट का। इट इज टिपिकली इंक्लूडेड आफ्टर द टाइटल पेज, टाइटल पेज के बाद ही आता है ऑथराइजेशन स्टेटमेंट हमारा, कि किसने हमें ऑथराइज किया है इस स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए। तो नंबर 3 पे ये आएगा। देन हमारे पास एग्जीक्यूटिव समरी आती है। एग्जीक्यूटिव समरी इज बेसिकली द ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द की पॉइंट्स, जो फाइंडिंग्स कंक्लूजन्स है आपके रिपोर्ट के, ठीक है? वो आता है। इसे हम मेन कंटेंट से पहले इसलिए रखते हैं ताकि आप क्विक एक ब्रीफ ले सको, क्विक रिकैप ले सको पूरी की पूरी रिपोर्ट का, उसके पर्पस और उसके आउटकम्स का। एंड देन हमारे पास आता है टेबल ऑफ कंटेंट्स। इसे हम यहाँ पर रखते हैं ताकि रीडर जो है वो प्रॉपरली नेविगेट कर पाए अपने डॉक्यूमेंट में, सभी कॉन्सेप्ट्स को, टर्म्स जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं, जो भी मेथडोलॉजी, इंट्रोडक्शन, जो कुछ भी हमने डॉक्यूमेंट में अपने प्रेजेंट किया है, उसको प्रॉपरली नेविगेट कर पाए। तो इसलिए हम टेबल ऑफ कंटेंट्स जो वो प्रीफेटरी इन्फॉर्मेशन में रखते हैं। सो सीक्वेंस इस तरीके से बना हमारा, डी, सी, बी, ए एंड ई। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन नंबर 3। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू फॉर अ रेंडम वेरिएबल। सो एक टर्म यहाँ पर यूज की गई है, रेंडम वेरिएबल। इस टर्म से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स यहाँ पर गिवन है और आपको बताना है कि कौन सी ट्रू है। सो वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल इज बेसिकली एक क्वालिटी है, एक कैरेक्टरिस्टिक या एक न्यूमेरिकल वैल्यू है ना? वेरिएबल ही हुआ। अब रेंडम वेरिएबल क्या हुआ, रेंडम वेरिएबल यानी कि कोई न्यूमेरिकल आउटकम है जो रेंडम एक्सपेरिमेंट से आपको मिल रहा है, ठीक है? वो रेंडम वेरिएबल है। इतना समझ में आ गया? अब उससे रिलेटेड स्टेटमेंट्स यहाँ पर गिवन है और आपको बताना है ट्रू कौन सी है। अ रेंडम वेरिएबल इज अ सर्टेन क्वांटिटी हुज वैल्यूज डिपेंड्स ऑन चांस। अब देखिए, चांस पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि रेंडम एक्सपेरिमेंट है, तो जो क्वांटिटी है वो सर्टेन नहीं है, वो अनसर्टेन होगी, क्योंकि चांस है ना, कोई भी क्वांटिटी आ सकती है, कोई भी न्यूमेरिकल आउटकम हो सकता है। तो रेंडम वेरिएबल एक अनसर्टेन क्वांटिटी है। सो फर्स्ट जो ए स्टेटमेंट है वो यहाँ पर हमारी इनकरेक्ट है। देखिए, अब यही स्टेटमेंट को यहाँ पे ई में करेक्ट किया गया, रेंडम वेरिएबल इज एन अनसर्टेन क्वांटिटी हुज वैल्यू डिपेंड्स ऑन चांस। तो यहाँ पर ई स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट है, राइट? Next statement. A continuous random variable can assume at most two countable number of values. तो आपको पता होना चाहिए जो continuous random variables हैं वो हमारे अनकाउंटेबल नंबर्स पर चलते हैं, जैसे हाइट, वेट। किस तरीके की वेरिएबल्स की हम बात करते हैं, हाइट, वेट, टेम्परेचर, है ना? तो दो अनकाउंटेबल नंबर ऑफ वैल्यूज बिटवीन द रेंज, रेंज में हम बात करते हैं, है ना? तो यहाँ पे अनकाउंटेबल होना चाहिए था, तो ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट, अ डिस्क्रीट रेंडम वेरिएबल कैन एज्यूम एट अ मोस्ट काउंटेबल नंबर ऑफ वैल्यूज। बिल्कुल ठीक है, ये हमारा डिस्क्रीट की बात हो रही है। डिस्क्रीट यानी कि एक हम एक
फिक्स नंबर ले रहे हैं, काउंटेबल नंबर ले रहे हैं, जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, नंबर ऑफ कार्स इन अ पार्किंग लॉट, ये सब चीजें बात करें तो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, रेंडम वेरिएबल इज अ फंक्शन ऑफ द सैंपल स्पेस, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। मतलब एक न्यूमेरिकल वैल्यू हम असाइन कर देते हैं ना अपने आउटकम्स को इन अ सैंपल स्पेस, वो क्या है, रेंडम वेरिएबल। सो ये हमारा ऑप्शन भी स्टेटमेंट भी करेक्ट है। सो अकॉर्डिंगली सी, डी और ई, ये तीन स्टेटमेंट्स करेक्टली डिफाइन कर रही है हमारी टर्म रेंडम वेरिएबल को। सो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला सवाल है, अरेंज द फॉलोइंग मैनेजमेंट रिसर्च क्वेश्चंस इन द असेंडिंग ऑर्डर। मैनेजमेंट रिसर्च क्वेश्चन, यहाँ पे रिसर्च को मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट के साथ कुछ एसोसिएट किया है, रिलेट करके आपको क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। लुक्स क्वाइट ट्रिकी, बट कंफ्यूज नहीं होना, घबराना नहीं है, कोई बात नहीं, बढ़ते हैं, क्योंकि रिसर्च आपको बहुत अच्छे से आती है। एक चीज आपने याद रखनी है कि मुझे सभी कॉन्सेप्ट्स आते हैं रिसर्च के, तो जिस मर्जी तरीके का क्वेश्चन दे दो हम तो सॉल्व करेंगे बहुत अच्छे से। सो मैनेजमेंट क्वेश्चन, मेजरमेंट क्वेश्चन, मैनेजमेंट डायलमा, रिसर्च क्वेश्चन, इन्वेस्टिगेट क्वेश्चन। सो सबसे पहले तो आपके दिमाग में आना चाहिए डायलमा। डायलमा यानी कि प्रॉब्लम, है ना। डायलमा का मतलब क्या है, प्रॉब्लम। और रिसर्च हमारी कहाँ से शुरू होती है, प्रॉब्लम से। कोई प्रॉब्लम आपके सामने आई, कोई अपॉर्चुनिटी आपके सामने आई, तो मैनेजमेंट के सामने कोई प्रॉब्लम ऐसी आई जहाँ पे आपको चॉइस करनी पड़ रही है, जहाँ पे आपको डिसीजन लेना पड़ रहा है, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। सो पहला स्टार्टिंग पॉइंट इज रिकॉग्नाइजिंग अ प्रॉब्लम और अपॉर्चुनिटी, दैट इज द मैनेजमेंट डायलमा। सो नंबर 1 इज मैनेजमेंट डायलमा। अब ऑप्शन 1 एंड 2 पे आपको सी नंबर 1 पे दिया हुआ है। सो 3 और 4 को तो आप पहले ही एलिमिनेट कर दो उन ऑप्शंस को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब मैनेजमेंट डायल में, अब मैनेजमेंट क्या करेगी, उन प्रॉब्लम को, उस प्रॉब्लम को क्वेश्चन में कन्वर्ट करेगी। लाइक प्रॉब्लम है कि कैसे कस्टमर सेटिस्फेक्शन डिक्लाइन कर रही है या सेल्स डिक्लाइन कर रही है। अब उसका क्वेश्चन क्या कि कैसे कस्टमर सेटिस्फेक्शन या कस्टमर रिटेंशन को इंप्रूव किया जा सकता है। सो कन्वर्टिंग द प्रॉब्लम इनटू अ क्वेश्चन विच रिक्वायर्स द एक्शन इज द मैनेजमेंट क्वेश्चन। सो नंबर 2 पे हमारे पास आएगा मैनेजमेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो ए नंबर 2 पे आएगा। सो 1 एंड 2 अगेन दोनों में ए जो है वो नंबर 2 पे दिया गया है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज कि जो आपका मैनेजमेंट क्वेश्चन है उनको अब आप क्या करोगे, रिसर्चेबल कंपोनेंट्स जो है ना उनके साथ एसोसिएट करोगे। यानी कि किस तरीके का डेटा आपको चाहिए, वो हमारा रिसर्च क्वेश्चन हो जाएगा। तो थर्ड नंबर पे रिसर्चेबल क्वेश्चन आएगा। सो यहाँ पे देखिए ऑप्शन 2 में डी नंबर 3 पे दिया गया। देन उसके बाद क्या है, इन्वेस्टिगेट क्वेश्चंस, यानी कि कौन से वेरिएबल्स जो हैं आपने लेने हैं, कौन से आप देखोगे कि कौन से वेरिएबल्स जो हैं अफेक्ट कर रहे हैं कस्टमर रिटेंशन को, क्या उनके बीच में रिलेशनशिप बन रहा है, उनको एक्सप्लोर करेंगे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, इन्वेस्टिगेट क्वेश्चन। यानी कि इन्वेस्टिगेट करनी शुरू कर दिया अब आपने, इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दिया। और उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास लास्ट में, मेजरमेंट क्वेश्चन, कि कौन से सर्वे क्वेश्चंस आपने लेने हैं, किस लेवल पे आपने कौन सा स्केल लेना है, 1 to 10 वाला स्केल लेना है, 1 to 5 वाला स्केल लेना है, किस तरीके से आपने सर्वे में सेटिस्फेक्शन लेवल चेक करना है, वो क्या होगा हमारा मेजरमेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो नंबर 1 इज द मैनेजमेंट डायलमा। जब प्रॉब्लम रिकॉग्नाइज करी आपने, उस प्रॉब्लम को आप क्वेश्चन में कन्वर्ट करोगे एज अ मैनेजमेंट क्वेश्चन। फिर उसके बाद आप रिसर्चेबल कंपोनेंट्स उसके साथ लगाओगे कि किस तरीके का डेटा आपको चाहिए, तो वो नंबर डी पे आएगा। फिर आप इन्वेस्टिगेट क्वेश्चंस डालोगे, सब रिसर्च क्वेश्चंस आप डालोगे, और लास्ट में मेजरमेंट क्वेश्चन कि कैसे इन वेरिएबल्स को आपने मेजर करना है, वो सबसे लास्ट में आएगा नंबर बी। सो आई होप अच्छे से आपको समझ में आ गया सीक्वेंस। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन नंबर 2। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कंज्यूमर रिसर्च प्रोसेस आउट ऑफ द फॉलोइंग। कंज्यूमर रिसर्च प्रोसेस यानी कि रिसर्च प्रोसेस की बात हो रही है, कंफ्यूज नहीं होना। सो सबसे पहला स्टेप क्या होता है रिसर्च प्रोसेस में, ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना है आपने रिसर्च का। सो फर्स्ट स्टेप, डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च। सो ऑप्शन 2, 3 एंड 4 सब में ई नंबर 1 पे ही दिए, 1 को आप एलिमिनेट कर दीजिए। उसके बाद नंबर 2 पे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स आपने बना लिए, देन आपका क्या काम है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, वो तो चलता रहता है हमारा। फिर उसके बाद आप क्या करते हैं, रिसर्च डिजाइन, अपनी मेथोडोलॉजी प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो सी आएगा उसके बाद हमारे पास। ठीक है, डेवलपिंग द रिसर्च डिजाइन बनाएंगे। अब रिसर्च डिजाइन में आप सब कुछ तैयार करते हैं कि आपको कौन सा सैम्पलिंग टेक्निक लेना है, कहाँ से डेटा कलेक्ट करना है, कौन से कंज्यूमर्स आपको कवर करने हैं, कौन सा जोग्राफिकल एरिया, क्या स्कोप होगा, वो सब कुछ आप डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो सैम्पलिंग टेक्निक आप डिफाइन करेंगे उसमें, चूजिंग द सैम्पलिंग टेक्निक, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग लेनी है, नॉन प्रोबेबिलिटी, देन आएगा हमारे पास ए ECA। इसमें भी यही चल रहा है सीक्वेंस, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। उसके बाद क्या काम होगा, फिर उसके बाद आप डेटा कलेक्ट करेंगे, कलेक्टिंग द डेटा, है ना। उसके बाद आप एग्जीक्यूट करेंगे, प्लानिंग वाला फेज यहाँ तक हो गया, आपने ऑब्जेक्टिव डिफाइन कर लिया, रिसर्च डिजाइन बना लिया, सैम्पलिंग टेक्निक आपने डिसाइड कर ली। अब आप एग्जीक्यूट करेंगे, एक्चुअल में डेटा कलेक्ट करेंगे, और डेटा जो आपने कलेक्ट किया है, जो भी असम्पशंस आपने लिए हैं उसके अकॉर्डिंग आप उसको एनालाइज करेंगे। सो लास्ट में आएगा हमारे पास बी। सो करेक्ट सीक्वेंस जो है यहाँ पर ऑप्शन 4 हमें दे रहा है।
अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स। इससे पहले हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था जहां पे आपसे पूछा गया था कि आपको नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड आइडेंटिफाई करना है। सो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड आइडेंटिफाई करना है। कोटा सैम्पलिंग हमारा नॉन प्रोबेबिलिटी है, पर्पसिव सैम्पलिंग भी हमारा नॉन प्रोबेबिलिटी है, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, क्लस्टर हमारा प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग भी हमारा प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। सो सी डी ई जो है ये हमारे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स हैं। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मैथ्स द फॉलोइंग बेस। लिस्ट 1 में आपको अगेन टेस्ट गिवन है कुछ, अनोवा, टी टेस्ट, जी टेस्ट, गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट। गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट हमारा काई स्क्वायर टेस्ट में आता है और बाकी सारे हमारे पैरामीट्रिक टेस्ट हैं। सबसे पहला पढ़ते हैं। इट डिटरमाइंस द वैलिडिटी ऑफ ऑब्जर्व डेटा रिगार्डिंग द एजम्पशन अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन को नहीं हमने देखना, हमने वैलिडिटी जो ऑब्जर्व डेटा की बात करें तो हमारा मतलब कि डेटा कितना फिट कर रहा है हमारे एक्चुअल डेटा से, जो हमारा ऑब्जर्व डेटा है कितना कितने अच्छे तरीके से फिट कर रहा है एक्चुअल डेटा के साथ, तो वो गुडनेस ऑफ फिट हो गया। डी हमारा मैच करेगा 1 के साथ। नेक्स्ट, एप्लीकेबल व्हेन सैंपल साइज इज लार्ज, जब एन ग्रेटर देन 30 है और पॉपुलेशन वेरिएंस भी नोन है तो हमारा जी टेस्ट लगता है, तो सी हमारा मैच करेगा 2 के साथ। ठीक है जी, सी हमारा मैच करेगा 2 के साथ। नेक्स्ट, द टेक्निक हेल्प्स टू ड्रॉ इन्फेरेंसेस वेदर द सैंपल्स हैव ड्रॉन फ्रॉम द पॉपुलेशन। जब आपको ये देखना है कि सेम पॉपुलेशन से इन्फेरेंसेस ड्रॉ किए गए हैं तो उसमें हम क्या चेक करते हैं, अनोवा होगा। क्योंकि यहाँ पे एक और केस दिया है कि एन इज लेस देन और इक्वल टू 30 है, तो यहाँ पे टी टेस्ट लगेगा। बी हमारा मैच करेगा 4 के साथ और ए हमारा मैच करेगा 1, ए हमारा मैच करेगा 3 के साथ। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे मिल रहा है हमें ऑप्शन 1, करेक्ट मैचिंग जो ऑप्शन 1 से मिल रही है। अगेन बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, कुछ भी ऐसा डिफिकल्ट आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग इन अ प्रॉपर सीक्वेंस। एग्जामिनर का अगेन ये वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग का प्रोसेस। स्टेप्स आपको गिवन है, प्रॉपर सीक्वेंस में लगाना है। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, स्टेटिंग द नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। सी नंबर 1 पे आएगा। आप इन ऑप्शंस में देखिए, ऑप्शन 3 में सी नंबर 1 पे है। मेरे अकॉर्डिंग तो ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट जाएगा, लेकिन स्टिल हम बाकी फटाफट से सीक्वेंस भी देख लेते हैं। ठीक है, डिस्कस कर लेते हैं। सी के बाद नंबर सेकंड इज स्टेटिंग द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, अल्फा आप डिफाइन कर लेते हैं, ई आएगा। देन उसके बाद आपको बोला है स्टेब्लिश क्रिटिकल और रिजेक्शन रीजन। अगर ये पॉइंट ना दिया होता तो हमारा पास आता सेलेक्ट द सुटेबल टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। जो कंडीशंस है, जो एजम्पशन है, उसके अकॉर्डिंग आप देखिए कि कौन सा टेस्ट लगेगा, टी टेस्ट, एफ टेस्ट, कौन सा पैरामीटर, कौन सा नॉन पैरामीट्रिक लगेगा। लेकिन उससे पहले स्टेब्लिश द क्रिटिकल और रिजेक्शन रीजन, अल्फा के बेसिस पे आप डिफाइन कर लेंगे क्रिटिकल और रिजेक्शन रीजन। देन उसके बाद हमारे पास आएगा सिलेक्ट द सुटेबल टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, और उसके बेसिस पे फिर आप क्या करोगे, फॉर्मुलेट करोगे कि आपने कौन सा अप्रोच यूज करनी है, पी अप्रोच यूज करनी है, पी वैल्यू अप्रोच या क्रिटिकल अप्रोच यूज करनी है। फिर उसके बाद आप फॉर्मुलेट करोगे डिसीजन रूल, आप कंपेयर करोगे अपने उसको पी वैल्यू को। अगर आप पी वैल्यू अप्रोच यूज कर रहे हो, क्रिटिकल वैल्यू यूज कर रहे हो, उसके साथ कंपेयर करके आप डिसीजन रूल फॉर्मुलेट करोगे कि आइदर टू एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस और टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। करेक्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 हमें करेक्ट सीक्वेंस दे रहा है। अगला सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट व्हेन अ नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड। देखिए, जब हमने हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं तो उसमें दो केसेस बनते हैं, या तो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा या फिर हमारा रिजेक्ट होगा। अब हाइपोथेसिस में क्या रिलेशन बनता है कि हाइपोथेसिस हमारा एक्सेप्ट हो, है ना। जो रिसर्च हम कर रहे हैं, जो एनालिसिस हमारी हुई है, जो हमने टेस्टिंग करी है, जो रिजल्ट्स हमें मिले, तो वो रिजल्ट कौन सा रिजल्ट बताएगा कि नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा। व्हेन कैलकुलेटेड वैल्यूज लेस देन द टेबल वैल्यू, तो ऐसे केस में नल हाइपोथेसिस हमारा एक्सेप्ट होता है। और अगर रिजेक्ट कब होगा, व्हेन कैलकुलेटेड वैल्यूज ग्रेटर देन द टेबल वैल्यू। ठीक है, करेक्ट यहाँ पे आपसे पूछा कि नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रहा है, हमारा ये वाला रिलेशन जस्टिफाई हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू गाइज, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज डिस्कशन, जहां पर आपके साथ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट में इकोनॉमिक्स एंड रिसर्च टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे यूजीसी नेट जनवरी 2025 एग्जामिनेशन में, वो आपके साथ डिस्कस किए। आई होप यू फाइंड दिस सेशन वेरी फ्रूटफुल। आपको बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपके रिवाइज हो गए। आने वाले एग्जामिनेशन के लिए आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है इस सेशन से। स्टे ट्यून्ड, विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।